हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अपने चैप्टर में किसके बारे में। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपस में मिक्स करते हुए, ठीक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने दिया था लास्ट लेक्चर में मैंने लिख लिया है ऑलरेडी आपके लिए। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है 0.1253 ATM, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आपके पास हाफ ग्राम तो ग्लूकोज है और हाफ ग्राम क्या है, शुगर है। मतलब टोटल सोल्यूट का अगर हम वेट देखें वो कितना होगा, हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1 ग्राम, ठीक है। एंड 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। W सोलवेंट आपको दिया गया है कितना, 1000 ग्राम। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास आपको पता करना है, एवरेज मोलर मास सोल्यूट का, क्योंकि सोल्यूट में क्या है, आपके पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और आपका शुगर भी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, पाई अगर हम देखें, पाई की वैल्यू CRT, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। तो पाई की वैल्यू होगी 0.1253 इक्वल टू, मोलरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी, ठीक है। टी आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, R की वैल्यू पता है, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से अगर हम निकालें 0.1253 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट दोनों का एडिशन कितना हो गया आपके पास, 1, दैट इज हाफ प्लस हाफ, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, वो हमें आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एवरेज मोलर मास होगा ये आपका, ये क्या होगा आपका, एवरेज मोलर मास, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम निकालना है आपको। अब क्योंकि आपको डेंसिटी नहीं दी हुई तो वाटर के लिए आपको डेंसिटी 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम होगा आपका वाटर का, वही क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, वाटर का मास आपको कितना दिया गया है, H2O का मास आपको दिया है 1000 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1000 ml, ठीक है ना। चलिए, इंटू 1000 ml मतलब 1 लीटर हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, इंटू R 0.0821 इंटू T 300, ठीक है। यहाँ से M की वैल्यू निकालेंगे हम, M सोल्यूट जो एवरेज है आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तो हुआ 1, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने 0.821 इंटू 300 कितना होता है, 24.63 डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 0.125, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए, इसको आप सोल्व करोगे तो ये लगभग 1/8 होता है। 0.125 कितना होता है, 1/8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अराउंड आएगा 96। 24 इंटू 4 कितना होता है, 96 इंटू 2 करेंगे तो 192 और पॉइंट आगे, तो ये आपका आंसर लगभग आएगा 196 के आसपास, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है, ठीक है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में बैठ जाना, क्लियर है। इसको हम 1/8 लिख सकते हैं, तो 24.63 ऊपर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 होके, क्लियर है। चलिए, इस तरीके से डिवाइड बाई 1/8, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा, क्लियर। तो ये एवरेज मोलर मास हो जाएगा आपका किसका, सोल्यूट का, क्लियर है। चलिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आज कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में हमने बात की, 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है।
जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि आपका केटायन है या एनायन है या कौन सा आयन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका नंबर्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे उनमें हमने या तो यूरिया, ग्लूकोज, शुगर ऐसे कंपाउंड ही मेनली लिए हैं, सुक्रोज वगैरह, जो डिसोसिएट नहीं होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप के कंपाउंड हैं। इनको पानी में हम मिक्स करते हैं तो ये ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होते हैं, पानी में जाने पर ब्रेक हो जाते हैं, जैसे NaCl ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही आप वाटर के अंदर डालोगे NaCl को, तो वो Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इस वजह से उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू आती है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं आती है, कुछ और आती है। तो इनको हम बोलते हैं आपकी अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इसको सबसे पहले डिफाइन किया था आपके वेन टॉफ ने। किसने, वेन टॉफ ने। इसलिए हम इसको वेन टॉफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका वेन टॉफ फैक्टर, जिसे स्मॉल आई से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वेन टॉफ फैक्टर क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपको 1 मोल NaCl दिया है, 1 मोल NaCl इन 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, क्लियर है। आपको Kb की वैल्यू दी गई है 0.51। ठीक है, मान लिया। यहाँ से अगर हम निकालें डेल्टा Tb की वैल्यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, Kb इंटू मोलेलिटी। ठीक है, Kb की वैल्यू हो गई 0.51 इंटू मोलेलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 1 मोल दिया है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, तो ये भी हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा Tb की वैल्यू आती है आपके पास 0.51। पहली बात तो ये, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे इस हिसाब से, तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें ऐड हो जाएगा दैट इज 100.51 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का आपका सॉल्यूशन का क्या आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए, बट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब आपने लिया NaCl, ठीक है, जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो ये आपका Na+ सिंपल लिखते हैं, ये आपका Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आपने 1 मोल क्या लिया था, NaCl, लेकिन जैसे उसको वाटर में डाला, आपको 1 मोल तो Na+ मिलेगा और साथ में 1 मोल क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। इसका मतलब आपको 2 मोल आयंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 मोल्स आयन। आपने भले ही लिया 1 मोल हो, लेकिन डिसोसिएट होके वो कितने मोल हो गए हैं, 2 मोल हो गए। अब जो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, डेल्टा Tb या किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो 2 मोल के हिसाब से मिलेगी जो एक्चुअल होगी। ठीक है, हमने एक्सपेक्टेड निकाली, डेल्टा Tb इतनी आनी चाहिए, ये क्या थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी ये, जबकि जो एक्चुअल वैल्यू आएगी डेल्टा Tb वो आएगी इसकी जस्ट डबल, क्योंकि 2 मोल के लिए आएगी, हमने 1 मोल के लिए डिफाइन किया, वो आएगी
0.02 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा आपका सॉल्यूशन का, जो एक्चुअल आएगा वो कितना आएगा 101.02 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ सबसे पहले बताई थी आपके किसने, वेन टॉफ ने, इसलिए हम इसे वेन टॉफ फैक्टर, उसने एक फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया था दैट इज आई, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेन टॉफ फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये था आपका एक्सपेक्टेड, या इसे आप क्या बोल सकते हो थ्योरेटिकल, या इसे हम क्या बोलते हैं, जो आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से ये आंसर आपका आना चाहिए। जबकि आपका जो आंसर आता है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो वैल्यू है ये है अब नॉर्मल, आनी चाहिए थी, ये आती है एक्चुअल में ये, तो दिस इज अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है वो है ये। अलग अलग नाम से इसको डिफाइन किया जा सकता है। जबकि ये क्या है, ये आपकी एक्सपेक्टेड है जो आनी चाहिए, या फिर थ्योरेटिकल इसको हम बोल सकते हैं, या फिर आपकी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें यूरिया आपका ग्लूकोज है या शुगर है, सुक्रोज वगैरह है, वो सब डिसोशिएट नहीं होते हैं। इसलिए जो वैल्यू थ्योरेटिकली आनी चाहिए वही आपकी एक्सपेरिमेंटल ही आती है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो जो आपस में क्या हो सकते हैं, डिसोशिएट हो सकते हैं या फिर एसोसिएट हो सकते हैं पानी के अंदर जाने के बाद, उनमें जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है, और उन्हें हम बोलते हैं आपकी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसके लिए उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया दैट इज आई। क्या इंट्रोड्यूस किया, आई, और आई को उसने बताया कैसे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू भी निकालें तो 1.02 अब नॉर्मल वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल दैट इज 0.51, तो आई की वैल्यू आती है आपके पास 2। कितनी आती है, 2। तो 1 मोल आपने लिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये है होता है आपका अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा ये। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखवा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे NaCl तो क्या है, डिसोशिएट हुआ है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एसोसिएट भी होते हैं, जैसे CH3 डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स वाटर में क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और ये CH3 डबल OH होल ट्वाइस डाइमर फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो आपको वैल्यूज़ हाफ मोल के हिसाब से मिलेगी। आपने 2 मोल CH3COOH लिया है तो आपको वैल्यूज़ 1 मोल के हिसाब से मिलेगी। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, दो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको। When a solute, जब हम किसी भी सोल्यूट को ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो या तो वो एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा। ठीक है, व्हेन ए सोल्यूट
is associate or dissociate in aqueous solution या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन, the expected the experimental value experimental values of colligative properties are found to be different than the expected values of colligative properties. ठीक है. When a solute is associate or dissociate in solution, the experimental values of colligative properties are found to be different than the expected values of colligative properties. और ये क्यों होती है डिफरेंट? क्योंकि सोल्यूट के जो नंबर्स है वो क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं. तो आप यहाँ रीजन भी ले सकते हो. इसी के आगे ड्यू टू दी changes in the number of particles or number of solute particles, जो डिसोसिएट नहीं होता है तो उसके जितने मोल पहले थे उतने ही रहेंगे, लेकिन जो एसोसिएट हो सकता है या डिसोसिएट हो सकता है उनमें क्या होगा, चेंजेज आएगा वैल्यूज में. ठीक है. और इसके लिए हमने वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया. तो आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी लिखिए. वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज आई इक्वल टू अबनॉर्मल. आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन में. अबनॉर्मल सीजीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या फिर जो एक्चुअल वैल्यू है ऑफ सीजीपी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसकी जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल नहीं क्या थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक्चुअल की जगह क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड. तो ये होता है आपका वांट ऑफ फैक्टर. क्लियर है. तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे अभी हमने NaCl लिया था एक्वस, ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है. तो यहाँ इसके लिए अगर हम I की वैल्यू निकालें तो वो आती है 2. कितनी आती है, 2. वहीं अगर हम बात करें CH3COOH ट्वाइस, ये तो हुआ डिसोसिएट, ये होगा एसोसिएट CH3COOH होल ट्वाइस. इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ. इस तरह से हम I की वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है. और अब इस I की वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे किसके साथ, जो भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके साथ. ठीक है ना. चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए. चलिए यहाँ से हम एक और तरीका है या एक और वे है जिससे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर I को क्या कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. ठीक है ना. उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. देखिए इसी के आगे लिखिएगा आप. ठीक है ना. देखिए हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इसके बारे में बात की. इसका अगर फॉर्मूला देखें क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0, जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, हमने देखा आपका टीबी का फॉर्मूला, हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका KB इंटू मोलेलिटी। ठीक है, हमने KF के बारे में देखा। देखिए इसको मैं क्या अरेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसको N सोल्यूट को मैं लिखता हूँ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट आएगा। मैं इस तरफ लिखता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अगर आपने सोलवेंट फिक्स ले लिया, क्योंकि हम सोलवेंट तो फिक्स रखते ही हैं, वाटर या जो भी आपने लिया वो तो एक बार आपने ले लिया। ठीक है ना, सोलवेंट फिक्स है, सोल्यूट का मास फिक्स है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, सेम थिंग इसकी हम एक और डेफिनेशन बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ अगर हम देखें KB इंटू मोलेलिटी, KB इंटू मोलेलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसे हम फिर से क्या लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट में अलग लिखता हूँ, ये तो हो गए मोल्स, डिवाइड बाय क्या होता है मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ से भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। बिल्कुल सही। सेम इसी तरह से आपका डेल्टा TF भी होगा फ्रीजिंग पॉइंट, उसके लिए भी मोलेलिटी तो सेम ही रहेगी, तो वो भी आपके मोलर मास ऑफ सोल्यूट के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप ले लो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, C मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स को हम फिर से लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गए मोल्स डिवाइड बाय आपके पास आएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू R इंटू T। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के। तो यहाँ से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की या फिर वेंट ऑफ फैक्टर I के लिए एक और फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज I जो होता है हमने क्या लिखा था, अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डिफाइन किया था। और जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मोलर मास के क्या है सोल्यूट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है उनका। तो हम इसको लिख सकते हैं जो नॉर्मल है वो ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका आ चुका है। ठीक है, नॉर्मल अबनॉर्मल मतलब जैसे CH3COOH इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होके क्या बनाते हैं, डाइमराइज होते हैं होल ट्वाइस, तो इसका मोलर मास है 60, ये नॉर्मल मोलर मास है। ठीक है, जब ये एसोसिएट हो जाएंगे तो इसका मोलर मास कितना होगा, क्योंकि दो मोल हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गए, तो उसका मोलर मास आएगा 120, वो क्या है आपका अब नॉर्मल मोलर मास है। तो इसके हिसाब से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो आपका नॉर्मल मोलर मास कितना है 60 डिवाइड बाय अब नॉर्मल 120, दैट इज 1/2, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला भी था। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो या इससे निकालो, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्लियर है। चलिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी। क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो वांट ऑफ फैक्टर इसका
एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। मतलब अभी तक जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है सारी की सारी, और जो भी फॉर्मूले हमने डिफाइन किए वो सब एक तरीके से गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने कभी भी वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब समय आ चुका है कि हम उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा करेक्ट करें। अगर वो गलत हैं तो करेक्ट क्या है? करेक्ट फॉर्मूलों में हमें वेंट ऑफ फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके आपके आंसर्स क्या आएंगे? सही आएंगे। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके जो एक्चुअल फॉर्मूले अब आएंगे, जो आपको ध्यान रखना है और जिससे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है आज के बाद, जो पुराने हैं उसको भूल जाना। ठीक है ना, उस तरीके से मत करना, क्योंकि उससे आधे क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे और आधे क्वेश्चन क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया। RLVP का फॉर्मूला P नोट माइनस PS डिवाइड बाई P नोट। एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट होता है। ठीक है, जब ज़्यादा हम ले लेते हैं, मतलब वेरी डाइल्यूट होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करके ये लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल फॉर्मूले की बात करें तो ये रहेगा। तो यहाँ पे हमें वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है केवल और केवल सोल्यूट के केस में। किसमें? सोल्यूट के केस में, क्योंकि सोल्यूट ही है तो या तो एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा। सोलवेंट तो ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर किसके साथ क्लब होगा? केवल और केवल सोल्यूट के साथ में। इसको आपको आई से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास आज के बाद फॉर्मूला है, अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है तो। ठीक है, ऐसा ही एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज P नोट माइनस PS अपॉन PS। वो क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सोलवेंट। यहाँ हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ ऊपर की तरफ। ये आपके पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, तो नहीं है, ये दूसरा है। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। यहाँ पर भी आपको सोल्यूट के साथ ही क्या करना है? इसको क्लब करना है। सेम इसी तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है KB इंटू मोलेलिटी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है साथ में किसके साथ? आई के साथ। ये फॉर्मूला होगा। इसी तरह सेम तरीके से डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास? आई इंटू KF इंटू मोलेलिटी। क्लियर है? सेम थिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT होता था, अब होगा I इंटू CRT। जितने भी फॉर्मूले पढ़े और आज के बाद जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे, उसमें सबसे पहले फॉर्मूलों में I को ऐड करोगे। अगर आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट नहीं होता है, जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन एसोसिएटिंग, जो ना तो ब्रेक नहीं होता है ना एसोसिएट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे यूरिया हमने लिया था NH2CO NH2, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी। ग्लूकोज जो हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, हमने क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोलाइट लिए ही नहीं। एक्चुअली देखोगे आप NaCl KCl ये कभी नहीं लिए, MgCl2 AlCl3। हमने यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर यही लिए, इसलिए हमारे जो आंसर है वो भी करेक्ट है, क्योंकि आई की वैल्यू सबके लिए क्या है? 1 है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाए फॉर इलेक्ट्रोलाइट और एसोसिएटिंग,
जो एसोसिएट हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं कोई भी, उनके लिए हम क्या करते हैं, आई जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिसोसिएशन के केस में ज़्यादा होगा और एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि डिसोसिएट होंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेंगे। पर जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन यही है कि आज के बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, आई को नहीं भूलोगे। गलती यही होती है, क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट आई को भूल जाते हैं और वो क्वेश्चंस को कर देते हैं और आपका आंसर आता है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आए, आई को लिखना है, आई के लिए चेक करना है, हाँ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू 1 होगी। लेकिन एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो पहले आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि हम कैसे आई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, कि वेंट ऑफ फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो दो केस बनते हैं आपके पास, या तो एसोसिएट होगा या फिर डिसोसिएट होगा। क्योंकि अगर ना तो एसोसिएट है ना डिसोसिएट है तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, पहले हम निकालते हैं फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए डिसोसिएशन, मान लो कोई ए आपका प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, वो डिसोशिएट हो रहा है। डिसोशिएट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। एन बी में ए डिसोशिएट हो रहा है एन इंटू बी में। एन क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट जिसमें वो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। जैसे NaCl ब्रेक हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपको एन को क्या करना है, डिफाइन करना है। मतलब एन हुआ क्या, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें आपका सोल्यूट ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच सोल्यूट डिसोसिएट। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलिए एक चीज आपने पढ़ी होगी, अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट आपका डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वो 100% डिसोसिएट होता है। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं दिया है तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% डिसोसिएशन मानना है। या क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 50% डिसोसिएट है, 60% डिसोसिएट है, 80% डिसोसिएट है, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 50% के लिए, 0.6 60% के लिए और 80% के लिए क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए मान लो इसकी इनिशियल मोल हमने लिए ए, ठीक है। इनिशियल मोल यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो जो आपके पास इनिशियल मोल होंगे कितने हैं, ए, ठीक है। यहाँ से ए में से कुछ ना कुछ पार्ट क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। मान लीजिए ए में से गया ए अल्फा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना बनेगा, एन पार्टिकल है तो एन इंटू ए इंटू अल्फा, ठीक है। इनिशियली आपके पास मोल थे ए, बाद में आफ्टर मोल कितने हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, दैट इज ए प्लस ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, ठीक है। इसको थोड़ा और अरेंज करें तो अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1, इसमें से अगर देखूँ मैं अल्फ़ा, इन दोनों में से भी अल्फ़ा को अगर मैं कॉमन लेता हूँ
इन दोनों में से, तो ए तो ये आ गया प्लस 1 प्लस यहाँ से मैंने अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये बचेगा आपका ए तो हमने बाहर ले लिया n-1, ठीक है। ये बचेगा आपके पास आफ्टर मोल्स जो है, ठीक है। आई जो हम डिफाइन करते हैं, आई हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब नॉर्मल मतलब जो आपके एक्सपेरिमेंटल है, ये जो आपके ऑब्जर्व है, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल मतलब जो थ्योरेटिकली आने चाहिए, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं किसके साथ, मोल्स के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मोल्स के ऊपर। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स जो आपने लिए हैं, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, ये वाले जो एक बाद में आए हैं, एक्चुअल में तो इतने मोल्स होने चाहिए। आपने तो ए मोल के हिसाब से क्या किया, कैलकुलेशन किया, लेकिन आए कितने, ए इंटू दिस, ये मोल आपके पास आए आफ्टर मोल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 डिवाइड बाई थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए, ए ही लिए हैं, ए। तो आपका ए से ए कैंसिल, यहाँ से आई की वैल्यू जो आती है आपके पास कितनी आती है, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। और ये किसके लिए, फॉर डिसोसिएशन, अब मान लो आपको दिया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या दिया जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, ठीक है। या तो डिसोसिएशन उसने दे दिया होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% है, 50% या 70% है, जो भी वो दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ है और आपका एटम जो है कंपाउंड वो डिसोसिएट हो सकता है, जैसे NaCl KCl है, MgCl2 है, तो आपको उसको 100% डिसोसिएट मानना है, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू होती है 1, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है। और जब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ 1 रखते हो तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, आई की वैल्यू आ जाती है आपके पास n। आई किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। जैसे NaCl के लिए अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो आई की वैल्यू भी 2 होगी। MgCl2 ब्रेक होगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस, तो एक तो Mg2 प्लस आयन है और 2 Cl माइनस आयन है, टोटल कितने आयन हो गए, 3 आयन हो गए, 3, ठीक है। तो n की वैल्यू 3, तो आपके पास I की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस ये दे दिया जाए आपको, ये ब्रेक होगा आपके Al3 प्लस ट्वाइस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो 3 तो सल्फेट आयन, 2 एल्यूमिनियम आयन, टोटल हो गए 5। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक है। या फिर मान लो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाए, इसी के नीचे आप लिखना CONH3 होल 6 Cl2 ये दे दिया जाए, इसके लिए आपको आई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स आयन है, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ये तो ब्रेक होगा नहीं,
ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किस में होगा आपका, CO NH3 होल 6 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो दो तो Cl माइनस आयन हो गए और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गए, टोटल हो गए 3 आयन। ठीक है, तो I की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे नहीं है ऐसे। ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन करोगे आई की वैल्यू निकालनी है और 2 3 4 जितनी भी आए, उसके बाद आपको उनको आई को मल्टीप्लाई करना है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में, जो नए फॉर्मूले लिखा है उनसे, तब आपको आंसर निकालना है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं निकालना है। क्लियर है? चलिए, ये तो हुआ किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके एसोसिएशन के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। सब चीजें बाकी तो सेम रहेगी। ठीक है ना, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, कम में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो Na कन्वर्ट होगा आपके किस में, An में। ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके कम में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, सेम इनिशियल वॉल्यूम A आपके पास इनिशियल हो गए A में से गया A अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि n वैल्यू है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए ठीक है, A में से गया A अल्फा, यहाँ कितना बनेगा, बनना चाहिए था A अल्फा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका n। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर होगा आपको, A अल्फा डिवाइड बाई n। अब देखिए फाइनल, यहाँ से अगर हम निकालें आपके फाइनल मोल, फाइनल मीन्स आफ्टर मोल, ऐड कर दीजिए, A कॉमन आ गया आपका 1 प्लस अल्फा, अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से बचेगा आपके पास 1/n माइनस 1। क्लियर है? चलिए, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए आप, आई की वैल्यू एबनॉर्मल ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो भी लिखा हुआ है ये तो आप लिख ही लोगे, मिटा दिया मैंने, आप लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू आएगी A 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाई A से आपका A कैंसल, और I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। 4 एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है। I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है डिसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन के लिए n की जगह लिख दीजिए 1/n। फॉर्मूला वही रहेगा, I बराबर 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आज हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी है वेंट ऑफ फैक्टर। आपको अभी तक जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है सब में इंट्रोड्यूस करना है आज के बाद। क्लियर, और उसी से क्वेश्चंस को क्या सोल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।